तो आज का अपना कल्चर का टॉपिक है राजस्थान का साहित्य। राजस्थान का साहित्य, साहित्य के अंदर हम कवियों द्वारा लिखी गई किताबों के बारे में चर्चा करेंगे कि किसकी कौन सी किताब लिखी हुई है, और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर अगर अपने बीएसटीसी के एग्जाम की बात करें तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे, साहित्य से भी 2 क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है, तो आज अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं राजस्थान का साहित्य। कौन कौन सी बुक्स हैं, किन किन के द्वारा लिखी गई हैं। बुक को तो बुक देख लेना, नोट्स हो तो दी बेस्ट है, अपने नोट्स में बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। बाकी सभी का अगर किसी के पास बुक या नोट्स नहीं है कोई बात नहीं, सभी का ध्यान इधर हो, मैं इधर वैसे ही याद करवा दूंगा आपको। देखिए भाई, तो राजस्थान का साहित्य, साहित्य करने से पहले अपने बात करते हैं किताबों को लिखने वाली शैली की। जो बुक्स हैं उसमें किस शैली का यूज किया जाता है। शैली होता है लिखने का तरीका। इधर ध्यान दो भी सारे, इधर ध्यान दीजिए। शैली होता है लिखने का तरीका कि उसको किस पैटर्न से लिखा जाता है। जैसे अगर अपने पंजाबी की बात करें तो पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, गुरमुखी लिपि में। हिंदी में क्या चलता है, देवनागरी लिपि। ये लिखने का एक पैटर्न होता है कि इसको किस तरीके से लिखा जाता है। तो अगर शैली की बात करें तो राजस्थान में जो हमारे कवियों द्वारा, इतिहासकारों द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं वो बहुत सी शैलियों में लिखी गई हैं, लेकिन 2 शैलियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहीं। वो 2 शैलियाँ थी डिंगल शैली और पिंगल शैली। ज़्यादातर किताबें डिंगल शैली और पिंगल शैली में लिखी गई थी। हालांकि शैलियाँ और भी होती हैं, हड़ौती शैली भी होती है, लेकिन अपने बात कर रहे हैं जो प्रसिद्ध शैलियाँ हैं उनकी बात। तो 2 प्रकार की शैलियाँ थी, डिंगल शैली और पिंगल शैली। डिंगल शैली राजस्थान के इस एरिया में चलती थी, इस एरिया में डिंगल शैली, और राजस्थान के इस एरिया में पिंगल शैली। मतलब पश्चिमी राजस्थान में डिंगल शैली, पूर्वी राजस्थान में पिंगल शैली चलती थी। इसकी जो भाषा होती थी, डिंगल शैली की जो भाषा थी वो थी मारवाड़ी भाषा, क्योंकि इधर मारवाड़ी इलाका है, मरुस्थली इलाका है, इसलिए इसको मरु भाषा भी कहते हैं, मरु भाषा। ज़्यादातर साहित्य इस शैली में लिखा गया, इसलिए इसको अपने मानक शैली भी कहते हैं। मानक शैली, मानक भाषा। मानक होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड की भाषा, और इसे साहित्य की भाषा भी कह देते हैं, साहित्य की भाषा। तो जो डिंगल शैली है वो किस भाषा में लिखी गई है। भाषाएं, ये मारवाड़ी भाषा कह दो इसको, इसको मरुस्थल होने के कारण। ये एरिया कौन सा है, राजस्थान का मारवाड़। इधर चलती थी डिंगल शैली, इसलिए इसकी भाषा कौन सी है, मारवाड़ी भाषा। ये मरुस्थल इलाका है, इसलिए इसको कहते हैं मरु भाषा। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को हिंदी में कहते हैं मानक, मानक भाषा। साहित्य की भाषा, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। किस शैली को, डिंगल शैली को। इसको लिखते कौन थे, इसको सर्वाधिक चारण जाति के लोग लिखते थे। इसको सर्वाधिक कौन सी जाति के लोग लिखते थे, चारण जाति के। और लिखते समय लोकोक्तियां, मुहावरे, कहानियां, इनके माध्यम से इसको लिखा जाता था। मतलब जब भी वो कोई किताब लिखते थे उसमें सर्वाधिक किसका यूज करते थे, या तो लोकोक्तियां का, या मुहावरों का, या कहानियों का। इनके यूज से ये बुक्स लिखी जाती थी, इनका यूज ज़्यादा करते थे। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट जो बुक है या जो सबसे पहली बुक लिखी गई थी वो है पिंगल शिरोमणि। पिंगल शिरोमणि डिंगल शैली में लिखी गई पहली बुक, डिंगल शैली में लिखी गई प्रथम बुक। देखो शैली तो कौन सी है, डिंगल। इत्तेफाक से जो पहली बुक लिखी गई उसका नाम क्या है, पिंगल। पिंगल भी एक शैली है, तो डिंगल शैली में लिखी गई पहली बुक का नाम क्या है, पिंगल शिरोमणि।
तो इसको आप याद करिए। मैंने आपको क्या करा, फेमस शैलियाँ कितनी हैं, 2 हैं, डिंगल शैली, पिंगल शैली। डिंगल शैली इस साइड लिखी जाती है, इस साइड वाले कवि को, मतलब मरुस्थल इलाके में, इसलिए इसको मारवाड़ी भाषा, मरुस्थल भाषा, मानक भाषा या साहित्य की भाषा भी कहा जाता है। कौन से लोग इधर ज़्यादा रहते थे, चारण जाति के लोग ये किताबें ज़्यादा लिखते थे, चारण जाति के लोग। इस किताबों के अंदर वो कविताएं, मुहावरे, लोकोक्तियों का यूज ज़्यादा करते थे। इस शैली में पहली बुक कौन सी लिखी गई, पिंगल शिरोमणि। पिंगल शिरोमणि पहली किताब थी। अब बात करते हैं पिंगल शैली की। अब अपने बात करते हैं पिंगल शैली की। पिंगल शैली राजस्थान के इस इलाके में ज़्यादा चलती है, इस इलाके में। ये इलाका कौन सा हो गया, पूर्वी राजस्थान। इसलिए इसकी जो भाषा थी वो पूर्वी भाषा, पूर्वी राजस्थानी भाषा और पूर्वी राजस्थान के साथ यहाँ पर अपने साथ जो टच होता है वो हरियाणा और यूपी टच होता है। यूपी के जो भाषा है ना वो ब्रिज भाषा होती है। ये अपना ये जो एरिया ना भरतपुर, धौलपुर, ये किसके टच में है, यूपी के। यूपी की भाषा कौन सी है, ब्रिज भाषा। इसलिए जब ये किताबें लिखा करते थे तो उसमें किसका मिश्रण हो जाता था, ब्रिज भाषा का मिश्रण हो जाता था। तो पूर्वी राजस्थानी और ब्रिज भाषा का मिश्रण। ये किताबें 2 भाषाओं में लिखी, भाषा तो एक ही थी, मतलब मिश्रण किस किस का था, पूर्वी राजस्थानी और ब्रिज भाषा का मिश्रण था। कौन सी जाति के लोग इसको लिखते थे, भाट। इन्हें कौन लिखा करते थे, भाट। इनको कौन लिखते थे, इनको कौन लिखते थे, भाट। ये अपनी किताबों में यूज करते थे दोहे और छंद। दोहे पढ़ते हो ना, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो किस में लिखा हुआ है, सारा का सारा दोहों में लिखा हुआ है। तो ऐसे ये अपनी किताबें किस में लिखते थे, दोहे और छंदों के माध्यम से लिखते थे। इनकी जो फेमस किताब है, इस शैली की जो प्रसिद्ध किताब है वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये किताब किसकी लिखी हुई है, चंद्र बरदई की। आपको चौहान वंश करवा दिया होगा सर ने। चंद्र बरदई की प्रसिद्ध किताब कौन सी है, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान ठल्ड के ऊपर। तो आपको यह तो पता है कि चंद्र बरदई की किताब है कौन सी। अब आपको यह भी पता लगा यह किताब किस शैली में लिखी हुई है, पिंगल शैली में। तो पिंगल शैली पूर्वी राजस्थान में चलती है। इसमें पूर्वी राजस्थानी और ब्रिज भाषा का मिश्रण होता है। इसे भाटों के द्वारा लिखा जाता है। इसमें दोहे और छंदों का यूज किया जाता है। इसकी जो प्रसिद्ध किताब है उस प्रसिद्ध किताब का नाम क्या है, पृथ्वीराज रासो। किसने लिखी थी, चंद्र बरदई ने। कर लोगे याद इसको। यह थोड़ा सा साहित्य का बेसिक पार्ट था। नेक्स्ट अपने बात करते हैं हमारे कवियों की। सबसे पहले बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड। तो टॉपिक इजी टॉपिकों में आता है। क्या कारण है इजी टॉपिक, किस प्रकार के टॉपिक इजी होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था राजस्थान के लोक देवता बहुत इजी टॉपिकों में आते हैं, क्योंकि उसमें आपने किसी एक पर्टिकुलर बंदे की उसकी जीवनी पढ़नी है कि बाबा रामदेव जी का जन्म यहाँ पे हुआ था, इनकी ये खास बातें हैं, इनके चमत्कारों को ये बोलते हैं, इनको लोग पीरों का पीर बोलते हैं, इनमें ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो ज़्यादा टफ टॉपिकों में नहीं आता। ऐसे आज का हमारा जो टॉपिक होगा, एक बंदे का नाम उठा लेंगे, उसकी जीवनी पढ़ेंगे, ये बंदे की क्या क्या खास बातें हैं, कर्नल जेम्स टोड की क्या खास बातें हैं, इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, इनको क्या क्या बोला जाता है, ये कहाँ के रहने वाले थे। बस इस प्रकार से कर्नल जेम्स टोड हो जाएगा। फिर कोई सूर्यमल मिश्रण है या जो भी कवि है उनकी हमने जीवनी पढ़नी है। तो ये टफ टॉपिकों में नहीं आता, ये इजी टॉपिकों में आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिकों में है, पूछा जाता है ये किताब किस बंदे के द्वारा लिखी गई है या इस बंदे के द्वारा कौन सी किताब लिखी हुई है। तो बात करते हैं अपने कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट बातें सुनना बस आप ध्यान से, आपका ध्यान इधर हो, मैं आपको वैसे ही याद करा दूंगा। कर्नल जेम्स टोड का जन्म कहाँ का है, इंग्लैंड का, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। ये सन 1817-18 में, सन 1817-18 में हमारे राजस्थान के मेवाड़ एरिया में आए। राजस्थान के इस एरिया को क्या कहते हैं,
मेवाड़, इसे मेवाड़ कहते हैं, मेवाड़। तो सबसे पहले कहाँ पर आए थे राजस्थान के? मेवाड़ प्रदेश में आए थे। कब आए थे? 1817-18 में आए थे। क्या बनकर आए थे? पॉलिटिकल एजेंट। जब अंग्रेज यहाँ रहते थे, अंग्रेजों ने अपनी जो कैटेगरी में अपने आप को बांटा हुआ था, उनमें एक कैटेगरी थी पॉलिटिकल एजेंट। वो मेवाड़ में क्या बनकर आए थे? पॉलिटिकल एजेंट। मेवाड़ के बाद वो गए मारवाड़, मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बने। इस एरिया को कहते हैं मारवाड़। ये एरिया मेवाड़ है, ये एरिया मारवाड़ है। यहाँ पर कब आए थे? 1817-18 में पॉलिटिकल एजेंट बन के। फिर 1819 में वो कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट बने? मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बने। तो मेवाड़ और मारवाड़ के क्या रह चुके हैं? वो पॉलिटिकल एजेंट रह चुके हैं। इस दौरान वो पूरा राजस्थान घूमे और राजस्थान का इतिहास इकट्ठा किया, उसकी जानकारी इकट्ठी की। जानकारी इकट्ठी करके 1822 में वो अपने इंग्लैंड वापस चले गए। एक कहानी के माध्यम से सुनो, बहुत आसानी से याद होगा। 1817-18 में कहां पर आए? मेवाड़ में। 1819 में कहां पर आए? मारवाड़ में। यहां से किसकी जानकारी ली? राजस्थान के इतिहास की। और राजस्थान में यहां पे कौन रहते थे? राजपूत। तो राजपूतों का इतिहास इकट्ठा किया उन्होंने, उनकी जानकारियां इकट्ठी की। किस पर बैठकर? घोड़े पर बैठकर। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। घोड़े पर बैठ के राजस्थान के इतिहास की जानकारी ली। तो 3-4 साल यहाँ रहे और 1822 में वापस कहाँ चले गए? अपने इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड से आए थे, इंग्लैंड वापस चले गए। इतना समझ आया आपको? अब वहाँ पे जाके इन्होंने यहाँ से जो जानकारी इकट्ठी की थी उसको एक किताब में लिख दिया। उस किताब, उनकी जो बुक थी जिनके अंदर उन्होंने हमारे इतिहास का वर्णन किया, उस बुक का नाम है दी एनाल्स, कई बार इस बुक का जिक्र हुआ है क्लास में, एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसे एक नाम और कहा जाता है सेंट्रल एंड वेस्टर्न या वेस्टर्न एंड सेंट्रल राजपूत स्टेटस, राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। इसी बुक का दूसरा नाम है, बाकी ये नाम कम पूछते हैं, आप यही नाम रट लेना, दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसने हमारे इतिहास की जानकारी इस बुक में लिखी। और इस बुक को पब्लिश कब किया गया? 1829 में। पहले बुक लिखी जाती है, फिर बुक का प्रकाशन किया जाता है, बुक को पब्लिश किया जाता है। इस बुक को मार्केट में कब लेकर आए? पब्लिश कब किया गया? 1829 में। किसने इस बुक को पब्लिश किया? विलियम क्रुक ने। विलियम क्रुक ने। आज हमारा मेन फोकस है किताबों पर। साहित्य का मतलब ही होता है कौन कौन सी बुक्स किस किस के द्वारा लिखी गई हैं। तो आज आपको इस टॉपिक में सबसे पहली बुक कौन सी पढ़ने को मिल रही है? दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। किस इतिहासकार के द्वारा लिखी गई? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई। इसे पब्लिश कब किया गया? 1829 में पब्लिश किया गया। किसके द्वारा पब्लिश किया गया? विलियम क्रुक के द्वारा पब्लिश किया गया। इस बुक की खास बात, सबसे बड़ी खास बात यह थी कि कर्नल जेम्स टोड ने इस बुक के अंदर हमारे राजपूताना को क्या नाम दिया था? राजस्थान। राजस्थान शब्द सबसे पहले किस व्यक्ति ने यूज किया था? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड से पहले राजस्थान शब्द किसी ने बोला ही नहीं था, ना ही किसी ने सुना था। और आज भी हम अपने इस एरिया को राजस्थान बोलते हैं। तो ये हमारे लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस एरिया को हम राजस्थान बोलते हैं, इस एरिया को राजस्थान सबसे पहले किसने बोला था? तो आंसर क्या आएगा? कर्नल जेम्स टोड। उन्होंने ये शब्द अपनी एक बुक के अंदर लिखा था। उस बुक का नाम बताइए। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये बुक पब्लिश कब हुई थी? 1829 में। किसने की थी? विलियम क्रुक ने की थी। तो हमारे इतिहास की अच्छी खासी जानकारी सबसे पहले किसने दी? कर्नल जेम्स टोड ने। इसी कारण कर्नल जेम्स टोड को हमारे द्वारा क्या कहा गया है? राजस्थानी इतिहास का जनक या पिता।
राजस्थान के इतिहास को जन्म देने वाला। राजस्थानी इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। इसने हमारा इतिहास घोड़े पर बैठ के लिखा था, सॉरी घोड़े पर बैठ के जानकारी ली थी, इसलिए इसको कहा जाता है घोड़े वाला बाबा। इतना समझ आया आपको? क्लियर है? इनके बाद इन्होंने एक बुक और लिखी, वो बुक थी पश्चिमी राजस्थान की यात्रा। पश्चिमी राजस्थान की यात्रा, पश्चिमी राजस्थान की यात्रा, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की यात्रा, ये बुक लिखी। ये बुक लिखने के बाद ये 1835 में एक्सपायर हो गए। एक्सपायर कब हुए? 1835 में। अभी तक ये बुक मार्केट में पब्लिश नहीं हुई थी। अब इस बुक को पब्लिश करना था, तो इन बुक को पब्लिश इनकी पत्नी ने इनके मरने के 4 साल बाद 1839 में इस बुक को क्या किया गया? प्रकाशित किया गया, प्रकाशन किया गया। इनकी पत्नी का नाम था जूलिया कल्टरबर्ग, जूलिया कल्टरबर्ग। इसके द्वारा बुक को पब्लिश किया गया था। ये हुए हमारे कर्नल जेम्स टोड कंप्लीट। तो कर्नल जेम्स टोड के बारे में क्या पढ़ा बताइए? सब राजस्थान के मेवाड़ में कब आए थे? 1817-18 में। कहाँ आए थे? मेवाड़ में आए थे। क्या बनकर आए थे? पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे। इसके बाद 1819 में कहाँ गए? मारवाड़ पॉलिटिकल एजेंट बन के गए। 1822 में अपना इंग्लैंड लंदन वापस चले गए। वहाँ जाके इन्होंने हमारे इतिहास की क्या लिखी? पूरी जानकारी लिखी, पूरी बुक लिखी। उस बुक का नाम क्या है? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये बुक पब्लिश कब हुई? 1829 में। इसी बुक में हमारे इस एरिया को क्या नाम दिया गया? राजस्थान नाम दिया गया। बुक पब्लिश किसने की? विलियम क्रुक ने। ये भी पूछ लेते हैं, इन्होंने अपनी ये बुक समर्पित किसको की थी? समर्पित इन्होंने अपने गुरु, इनके गुरु का नाम था ज्ञानयति चंद्र, ज्ञानयति चंद्र। इन्होंने अपनी ये बुक किसको समर्पित की? अपने गुरु ज्ञानयति चंद्र को। पब्लिश किया था विलियम क्रुक ने, समर्पण किया अपने गुरु ज्ञानयति चंद्र को 1829। इनकी दूसरी बुक कौन सी थी? ट्रैवल इन वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी भारत की, पश्चिमी राजस्थान की यात्रा। ये बुक पब्लिश कब हुई? 1839 में। किसने की? इनकी पत्नी जूलिया कल्टरबर्ग ने। जूलिया कल्टरबर्ग हो जाएगा। तो कर्नल जेम्स टोड की 2 किताबें याद रखनी है हमें, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की यात्रा। ये हुए कर्नल जेम्स टोड। हो जाएगा याद। दूसरे कवि पढ़ते हैं। दूसरे कवि हैं जी सूर्यमल मिश्रण। दूसरे कवि पढ़ते हैं सूर्यमल मिश्रण। अब इनकी किताबों के नाम और इनकी क्या क्या खास बातें हैं उनकी जानकारी करते हैं। सबसे पहले तो सूर्यमल मिश्रण की इंपॉर्टेंट बात है, इन्हें किसका दर्जा दिया गया है? राजस्थान के राज्य कवि। प्रतीक चिन्ह करा दिए, उनमें पढ़ा था राजस्थान के राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण। ये कहाँ के थे? ये थे बूंदी के, यहाँ के रहने वाले थे बूंदी। मैप की सहायता जरूर लिया करो। बूंदी के हरना गांव के रहने वाले थे। जो सूर्यमल मिश्रण है ये बूंदी के रहने वाले थे, बूंदी के हरना गांव के। हरना गांव के किस राजा के दरबार में रहते थे? कोटा के राजा राम सिंह हाड़ा के दरबार में रहते थे। जो भी कवि होते थे किसी न किसी राजा के दरबार में रहते थे। ये कोटा बूंदी एक ही एरिया हुआ करता था उस समय में। बूंदी के राजा या कोटा के राजा एक ही बात है। वहां के राजा राम सिंह हाड़ा के दरबार में रहते थे। ठीक है। इन्होंने कई किताबें लिखी, उनमें से जो प्रसिद्ध हुई वो 2 किताबें बहुत प्रसिद्ध हुई। एक तो हुई वीर सतसई,
वीर सतसई, एक हुई वंश भास्कर। ज़्यादा जल्दी तो नहीं आपको, ज़्यादा जल्दी तो नहीं आपको, आपको मेरे को लगा थोड़ी जल्दी आपको। तो एक किताब थी वीर सतसई और एक थी वंश भास्कर। ये इनकी दो किताबें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रही। जो वीर सतसई है, इनके ऊपर से क्वेश्चन बहुत आया एग्जाम में कि उस किताब का नाम बताइए जो 1857 की क्रांति को समर्पित की हो। राजस्थान भारत में क्रांति बहुत प्रसिद्ध हुई थी 1857 की क्रांति, मतलब अंग्रेजों से आज़ाद होने के लिए हमने जो सबसे पहले जो कदम उठाया था, बहुत बड़े लेवल पे कदम उठाया था, वो थी 1857 की क्रांति। लेकिन हम आज़ाद हो नहीं पाए थे, क्रांति सफल नहीं हो पाई थी। अगर वो क्रांति सफल ही हो जाती तो आज हम पढ़ते कि भारत आज़ाद कब हुआ था, 1857 में। लेकिन हमारा भारत आज़ाद कब हुआ, 1947, लगभग 90 साल बाद, 1857 के 90 साल बाद। 1857 में हमने प्रयास बहुत किया था लेकिन सफल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, वो हमारे एक अलग से टॉपिक है, 1857 की क्रांति, उसमें हम पढ़ते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें हमारे वीर भाइयों ने बहुत प्रयास किया था देश को आज़ाद कराने का, लेकिन हमारा देश आज़ाद हो नहीं पाया था। तो इसी क्रांति को कौन सी किताब समर्पित की है सूर्यमल मिश्र ने, वीर सतसई, 1857 की क्रांति को समर्पित है। सूर्यमल मिश्र ने दावा किया था कि मैं इसके अंदर 700 दोहे लिखूंगा। 700 दोहे लिखने का उनका समर्पण भाव था इसके अंदर। इतना किया था कि मैं इसके अंदर 700 दोहे लिखूंगा, बहुत होते हैं 700 दोहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 287 दोहे लिखते वक्त इनकी डेथ होगी। जब 287 दोहे लिखे तो इनकी डेथ होगी। तो बाकी के जो पेंडिंग दोहे थे वो नाथू सिंह महियार, नाथू सिंह महियार ने बाकी दोहे लिखे थे। बाकी दोहे किसने पूरे किए, नाथू सिंह महियार ने। आपने वीर सतसई के बारे में ये बातें याद रखनी है। तो क्या क्या याद रखना है कि जो वीर सतसई है वो किन की किताब है, सूर्यमल मिश्रन की। ये किताब 1857 की क्रांति को समर्पित है। इसमें कितने दोहे लिखने का संकल्प लिया गया था, 700 दोहे लिखने का संकल्प लिया था। 287वां दोहे लिखते वक्त इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। बाकी दोहे किसने लिखे है, नाथू सिंह महियार ने लिखे। ये ना याद रहे तो ये कह लेना इनके यार ने लिखे, इनके दोस्त ने लिखे, याद रह जाएगा। हाँ, इस किताब की शैली कौन सी थी, हाड़ौती शैली। जैसे मैंने आपको शैलियां कराई, ज्यादातर किताबें किस शैली में लिखी गई हैं, मारवाड़ी शैली में, डिंगल शैली में। उसके अलावा कौन सी शैली प्रसिद्ध थी पूर्वी राजस्थान में, पिंगल शैली। हाड़ौती में कौन सी शैली प्रसिद्ध थी, हाड़ौती शैली। शैली होता है लिखने का तरीका, ठीक है। ये होगी इनकी किताब वीर सतसई। इनकी जो दूसरी किताब है जो फेमस हुई वो है वंश भास्कर। वंश भास्कर यह इनकी सबसे प्रसिद्ध किताब थी और सबसे बड़ी किताब थी। सूर्यमल मिश्रन की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध किताब कौन सी हुई थी, वंश भास्कर। इसकी जो शैली थी वो थी पिंगल शैली, पिंगल शैली। ये इन्होंने किस शैली में लिखी थी, पिंगल। पिंगल शैली बताया ना जो पूर्वी राजस्थान में चलती है, इन्होंने ये पिंगल शैली में लिखी थी। एक ही किताब थी जो इन्होंने पिंगल शैली में लिखी थी, बाकी सारी किताबें इन्होंने किस शैली में लिखी थी, हाड़ौती शैली में ही लिखी थी। लेकिन वही बात, जब ये किताब भी लिखी जा रही थी तो दो किताबें एक साथ चल रही थी, इनकी डेथ हो गई थी। तो उस किताब को पूरा किसने किया था, नाथू सिंह महियार ने। इस किताब को पूरा किया था इनके दत्तक पुत्र, इनके दत्तक बेटे मुरारी दान ने, मुरारी दान ने पूरा किया। उस किताब को नाथू सिंह महियार ने पूरा किया था, इस किताब को इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने पूरा किया था। क्लियर है। इसके अलावा इनकी किताबें सतीरासो, राम रंजाट, बलवंत रासो, धातु रूपावली, धातु रूपावली, ये इनकी किताबें हैं। सती रासो, राम रंजाट, बलवंत रासो, धातु रूपावली। सती को आप सीता बोल सकते हो, सीता।
राम और सीता, राम और सीता, धातु और बल। राम और सीता ने अपने गले में जितने भी धातु पहने हैं, धातु सोना चांदी तांबा, जितने भी धातु पहने उनमें बल बहुत है। ये सूर्यमंडल मिश्रण की बाकी 4 किताबें हैं। बाकी यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है। आपने तो मेन 2 किताबें जरूर याद रखनी है। वो 2 किताबें कौन सी हैं? वीर सतसई, वंश भास्कर। 1857 की क्रांति को कौन सी किताब समर्पित है? वीर सतसई, वीर सतसई। कितने दोहे लिखने का संकल्प लिया था? 700 दोहे। कितने, कौन सा दोहा लिखते हुए डेथ होगी? 287वां दोहा। बाकी दोहे किसने लिखे? नाथू सिंह महियार ने। इनकी सबसे प्रसिद्ध किताब है वंश भास्कर। कौन सी शैली में लिखी है? एकमात्र किताब जो इन्होंने पिंगल शैली में लिख दी, वंश भास्कर। बाकी सारी किताबें हड़ौती शैली में ही लिखी हैं। वंश भास्कर को पूरा किसने किया? मुरारी दान ने, मुरारी दान ने। बाकी इनकी 4 किताबों के नाम बताइए। राम और सीता, राम और सीता ने जो धातु पहने हैं वो बलशाली धातु हैं, अच्छे धातु हैं। सूर्यमल मिश्रण में जो राम और सीता हैं उन्होंने जो धातु पहने हैं वो कैसे हैं? बलशाली हैं, बल वाले धातु हैं। तो राम सीता का मतलब है सती, सती रासो, राम रंजाट, बलवंत रासो, धातु रूपावली। हो जाएंगे? करिए, रीडिंग करिए, फिर अगला करते हैं। देखिए, तीसरे हमारे जो कवि हैं, हो जाएगा, एक चीज को बार बार बोलो, आपको क्लास में याद हो जाएगा। कर्नल जैम टोड की किताबें बता दो बस। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की यात्रा, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की यात्रा। इनकी भी 2 ही किताबें बता दो जो प्रसिद्ध है। सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई, वंश भास्कर। यही चीजें तो एग्जाम में पूछी जाती हैं बस। अब चलते हैं कन्हैया लाल सेठिया। मैप की सहायता जरूर लेते रहना, जिला देखते ही बंदा याद आ जाए। कन्हैया लाल जो सबसे पहले थे अपने कर्नल जेम्स टोड, देखा जाए तो वो यहाँ से कहीं के ही रहने वाले नहीं हैं। वो तो कहाँ से आए थे? यूके, यूनाइटेड किंगडम, लंदन, इंग्लैंड से आए थे, है ना। ठीक है, पहले मेवाड़ आए, मारवाड़ आए, लेकिन वो यहाँ के कहीं के रहने वाले नहीं थे। दूसरे कौन से किए? तो जैसे बूंदी का कवि पूछा जाए, बूंदी देखते ही याद आ जाना चाहिए सूर्यमल मिश्रण। सूर्य, सूर्य देवता सूर्यमल मिश्रण बूंदी के। मिश्रण किसका? बूंदी का मिश्रण। कन्हैया लाल चूरू के। नेक्स्ट हमारे कवि कौन करने जा रहे हैं हम? कन्हैया लाल सेठिया। कहाँ के रहने वाले हैं? चूरू के रहने वाले हैं। तो जिला जरूर याद होना चाहिए, जिले से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। राजस्थान के चूरू जिले के रहने वाले प्रसिद्ध कवि का नाम बताइए। कन्हैया लाल सेठिया। कन्हैया जी को भोग लगाया चूरमे का, हो गया। नेक्स्ट, इनके लिए क्या क्या खास बातें हैं? कन्हैया लाल सेठिया। कन्हैया लाल सेठिया, इनकी जो किताबें थी वो बहुत फेमस थी, इसलिए इनको कहा जाता है राजस्थानी भाषा का पितामह। राजस्थानी भाषा का पितामह। इतिहास का पिता नहीं, भाषा का पिता। और ये पहले ऐसे कवि हैं जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री दिया था। राजस्थान के पहले कवि जिनको अपनी बुक्स के लिए क्या मिला? पद्मश्री। पद्मश्री। भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों में पद्मश्री कौन से नंबर पर आता है? 3 नंबर पे। सबसे भारत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। दूसरा पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। शब्द कम करते रहो, विभूषण, भूषण, श्री। लेकिन पहला कौन है? भारत रत्न। तो ये 4 अवार्ड राजस्थान के सबसे बड़े अवार्डों में गिने जाते हैं।
तो जो चौथे नंबर का अवार्ड है पद्मश्री, राजस्थान का पहला कवि जिसको अपनी कविताओं के लिए, अपनी किताबों के लिए पद्मश्री मिला भारत सरकार के द्वारा, वो कौन थे? कन्हैया लाल सेठिया। इसलिए इनको कहा जाता है राजस्थानी भाषा का पितामह। हालांकि ये पितामह जनक वाली बातें ये मैंने आपको 1-2 दिन पहले भी बताई थी, मैं फिर रिपीट करा देता हूं। अगर विश्व इतिहास का पिता पूछा जाए तो विश्व इतिहास का पिता, एक अपने पढ़ेंगे विश्व इतिहास का पिता, भारत के इतिहास का पिता, राजस्थान के इतिहास का पिता, आधुनिक राजस्थान के इतिहास का पिता, राजस्थानी भाषा का पिता, राजस्थानी भाषा का पिता, ये अपने पढ़ते। मैं फिर रिपीट करा दूं आपको, विश्व इतिहास का पिता, वर्ल्ड लेवल पर हिस्ट्री का पिता किसे माना जाता है, जिसने विश्व की हिस्ट्री में जिसको, तो वो है हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। इनकी बुक कौन सी है? हिस्टोरी का। वर्ल्ड हिस्ट्री का पिता, फादर ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का पिता वेद व्यास। बुक कौन सी है? महाभारत। वेद व्यास को भारत के इतिहास का पिता माना जाता है। वर्ल्ड हो गया, वर्ल्ड के अंदर भारत, भारत के अंदर राजस्थान, राजस्थान के इतिहास का पिता ये तो बता दो, कर्नल जेम्स टोड। इनकी किताब द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। बाकी एक और है पश्चिमी राजस्थान की यात्रा। मेन ये तो जरूर याद रखना। आधुनिक राजस्थान के इतिहास का पिता गौरीशंकर हीराचंद ओझा, पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अगर सीधा पूछे राजस्थान के इतिहास का पिता, फिर तो कर्नल जेम्स टोड। लेकिन राजस्थान के आगे शब्द लग जाए आधुनिक, यानी मॉडर्न, मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री, आधुनिक राजस्थान के इतिहास का पिता, फिर क्या आएगा? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। राजस्थानी भाषा, यहां पे इतिहास शब्द नहीं है, इतिहास नहीं, भाषा। राजस्थानी भाषा का पिता कन्हैया लाल सेठिया, कन्हैया लाल सेठिया। इज दैट क्लियर? तो कन्हैया लाल सेठिया राजस्थानी भाषा का पितामह कहा जाता है। 2004 में इनको क्या मिला? पद्मश्री मिला। 2012 में, पहले 2007 कर ले, 2007 इनकी एक बुक है लील टास। अभी इनकी किताबें करेंगे। इनकी एक किताबों में किताब है लील टास, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2012 राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में पुरस्कारों में जो अवार्ड शुरू किया गया था, राजस्थान रत्न। भारत में पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। अब राजस्थान में है राजस्थान रत्न। ये शुरू ही कब हुआ था? 2012 में। और किनको मिल गया? कन्हैया लाल सेठिया को। इन्हें 2012 में क्या मिला? राजस्थान रत्न। मुख्यमंत्री थे उस समय अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। यह पुरस्कार इनको मरणोपरांत मिला था। फैमिली वालों को देते हैं क्योंकि तब इनकी मृत्यु हो चुकी थी, मरणोपरांत। और यह पुरस्कार शुरू ही कब हुआ था? यह पुरस्कार 2012 में ही शुरू हुआ था और कन्हैया लाल सेठिया को मिला था मरणोपरांत। और 2007 में कौन सा मिला था इनको? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सी किताब के लिए? लील टास किताब के लिए। ये कन्हैया लाल सेठिया की इतनी बातें याद रखना। और रहने वाले कहाँ के हैं? ये चूरू के। अब इनकी किताबें पढ़ते हैं। इनकी किताबें कौन कौन सी हैं सुनना। इनकी किताबें हैं धरतीरा दौरा, धरतीरा दौरा, जमीन रो धनी, धरती दोरारी, सॉरी धरती दोरारी, जमीन रो धनी, ऊंचा घर, मंजला घर,
मिंजर, लीलटास, सबद, रमणिया, कुंकू और सबसे फेमस पित्थल और पाथल। ये इनकी बुक्स हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पित्थल और पाथल। ये भी याद कराता हूं, पित्थल और पाथल। पित्थल और पाथल का क्या इशारा है? जो ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है पित्थल और पाथल, इसमें माना जाता है जब अपने मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मेवाड़ में राजा हुए थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप ने मरते दम तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, है ना, हिस्ट्री में पढ़ा हुआ अपनों ने। महाराणा प्रताप ने मरते दम तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उनको अपना घर बार भी छोड़ना पड़ा, बच्चों बीवी के साथ जंगलों में रहना पड़ा, भूखे पेट रहना पड़ा, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। तो कहते हैं जब वो जंगलों में रह रहे थे, सब कुछ छोड़ रखा था, हल्दी घाटी का युद्ध वो हार गए थे, कुंभलगढ़ का किला वो हार गए थे, जंगलों में अपनी पत्नी अजबदे पंवार और बेटे अमर सिंह के साथ जब रहते थे, तब अमर सिंह को मतलब भूख लगती है। तो कहते हैं कि कुछ खाने पीने के लिए था नहीं, तो घास की रोटी या इस तरीके से उनको ला के देते थे अमर सिंह को, तो यही खा और पेट भर। अमर सिंह रोते रोते जब वो भी खाने लगता है ना, वो भी एक बिल्ला आकर हाथ से छीन के भाग जाता है। फिर उनका बेटा जोर जोर से रोने लगता है। तो महाराणा प्रताप तब थोड़े कमजोर पड़ते हैं अपने परिवार को देख के, और कहते हैं कि मैं अकबर की अधीनता स्वीकार करने को तैयार हूं। फैमिली वालों को नहीं देखा जाता इस तरीके से। फिर उस समय आता है बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़। ये वही पृथ्वीराज राठौड़ हैं जब मैंने आपको दुर्ग कराए थे। अकबर ने गागरुन दुर्ग की जागीर किसको दी थी? पृथ्वीराज राठौड़ को। और उन्होंने वहां बैठ के कौन सी किताब लिखी थी? वैली किशन रुक्मणी ख्यात। ये बीकानेर के हैं पृथ्वीराज राठौड़। ये महाराणा प्रताप को मिलते हैं और महाराणा प्रताप का स्वाभिमान जगाते हैं। कहते हैं कि आप किनके घर से बिलोंग करते हो? आप महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, ये वो राजा थे महाराणा बप्पा रावल, कि वो थे कि जिनके मतलब उन्होंने इतने कष्ट सहे, इतने युद्ध किए, लेकिन कभी हार नहीं मानी। महाराणा सांगा का इतिहास पढ़ा हो तो कहते हैं महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। महाराणा प्रताप के दादा थे वो। महाराणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे? 80 घाव थे। कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा सांगा को बोला सैनिकों का भग्नावेश, जिसका पूरा शरीर ही भगन हुआ पड़ा जगह जगह से। हाथ उनका कट गया था, आंख उनकी फूटी हुई थी, युद्ध में पैर उनका कट गया था राणा सांगा का, लेकिन बंदे ने हार कभी नहीं मानी। तो महाराणा प्रताप को कहते हैं कि आप तो उन परिवार से बिलोंग करते हो, आप कैसे अकबर के सामने अधीनता स्वीकार कर सकते हो? तो पृथ्वीराज राठौड़ ऐसी बातें करके किसका स्वाभिमान जगा देते हैं? महाराणा प्रताप का स्वाभिमान जगाते हैं। और महाराणा प्रताप कहते हैं अब मैं अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। तो ये जो बातें हैं, ये बातें किस पुस्तक में पढ़ने को मिलती हैं? पित्थल और पाथल में यही बातें, ये वृतांत लिखा हुआ है महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ का आपस में जो कन्वर्सेशन हुई थी, संवाद हुआ था, वो इस बुक में पढ़ने को मिलते हैं। और ये बुक लिखी किसने है? कन्हैयालाल सेठिया ने। कन्हैयालाल सेठिया ने महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ को पित्थल और पाथल कह के पुकारा है। एक बंदे को तो कहा है पित्थल और एक को कहा है पाथल। तो ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि बताइए पित्थल शब्द किसके लिए आया है और पाथल किसके लिए आया है। अब इनमें से एक तो पृथ्वीराज राठौड़ के लिए आया है और एक आया महाराणा प्रताप के लिए। तो स्टूडेंट्स को ये बहुत कंफ्यूजन रहती है कि इनमें से पृथ्वीराज वाला कौन सा है और महाराणा प्रताप वाला कौन सा है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पृथ्वी के साथ ई की मात्रा लगती है, पृथ्वीराज राठौड़। ई की मात्रा किसके अंदर है? पृथ्वी के अंदर। और इसके अंदर भी किसकी मात्रा है? ई की। तो पित्थल शब्द किसके लिए आया है? पृथ्वीराज राठौड़ के लिए। इसमें ई की मात्रा नहीं है, सिर्फ किसकी मात्रा है? आ की। और महाराणा प्रताप में भी सारी मात्राएं किसकी हैं? आ की। ये तो पित्थल और पाथल से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से 3-4 क्वेश्चन निकल के आते हैं। सुनिएगा ध्यान से, वापस रिपीट करें। कन्हैयालाल सेठिया की सबसे प्रसिद्ध किताब का नाम बताइए। पित्थल और पाथल। ये पित्थल और पाथल किताब में किनका संवाद है, किनकी बातें लिखी हुई हैं?
महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ की आपस में जो कन्वर्सेशन हुई थी उनकी डिस्कस की हुई है। इनमें पित्तल किसको कहा है, पाथल किसको कहा गया है? पृथ्वीराज राठौड़ को पित्तल कहा गया है, महाराणा प्रताप को पाथल कहा गया है। महाराणा प्रताप मेवाड़ से हैं और पृथ्वीराज राठौड़ कहाँ के हैं? बीकानेर के हैं, बीकानेर के। महाराणा राय सिंह जिनके नाम से राय सिंह नगर बना है, राय सिंह नगर, उनके भाई हैं ये पृथ्वीराज राठौड़, एक बहुत अच्छे कवि हुआ करते थे। ठीक है, इनकी खुद की किताब कौन सी है? वैली किशन रुक्मणीरी ख्यात, वो इनकी किताब है। लेकिन ये इनकी किताब नहीं है, ये किताब किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। उन्होंने इनकी बातें लिखी हुई हैं इसके अंदर। आगे बात समझ? ठीक है, बाकी किताबें याद करते हैं। कन्हैयालाल सेठिया की सर बाकी किताबें कैसे याद करें? ये तो प्रसिद्ध हैं, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी, रटो कुछ भी करो याद करो। बाकी किताबें जहाँ से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं लेकिन याद तो फिर भी करनी पड़ेंगी, तो कैसे याद करेंगे? सुनिएगा, अपना तो एक ही पैटर्न है, रटने वाली चीज़ हो, ट्रिक बना लो, कहानियाँ बना लो, ये याद कर लो। अब बात सुनो, कन्हैया भगवान कृष्ण कन्हैया धरती पर खड़े हैं, खड़ गए, एक हाथ में तो ले ली लालटेन, एक हाथ में क्या ले ली? गले में पहन ली मणियों की माला, मणियाँ, मणि, गले में क्या पहने हुए हैं? मणि। हाथ में क्या है? खड़े कहाँ पर है? धरती पर, जमीन पर या धरती पर खड़े हैं। इनके एक तरफ तो ऊंचा घर है, बिल्डिंग बनी हुई है ऊंची, और एक तरफ नीची नहीं है ना छोटी है, मंजली। मंजली पता है ना, ये मेरा मंजला भाई है, ये मेरी मंजली बहन है, बीच वाले को क्या बोलते हैं? मंजला। तो एक तरफ ऊंचा घर है और एक तरफ मंजला घर है। बीच में कौन खड़े हैं? कन्हैया भगवान कृष्ण कन्हैया लाल खड़े हैं। पीछे बैठने के लिए मंजा पड़ा है, लेकिन बैठते नहीं वो अलग बात है। नीचे क्या पड़ा है? मंजा। हाथ में क्या है? गले में क्या है? मणियों की माला। खड़े खड़े पता नहीं इनको क्या हुआ। अब किसी को बुलाना था घर से, अब बुलाने के तरीके बहुत होते हैं, किसी को आवाज लगानी हो घर से, किसको लगानी हो आप समझ जाओ, तरीके बहुत होते हैं बुलाने के। तो इन्होंने बोला कुंकू कुंकू, या तो इधर से निकलेगी या इधर से निकलेगी, जिधर से निकलेगी जो तो कोई तो निकले। तो इन्होंने क्या बोला? कुंकू के शब्द बोले। ठीक है, अब उन्होंने तो क्या निकलना था, जिनके लिए उसने कुंकू किया, निकल गए उनके भाई। भाइयों ने क्या फैला? पित्तल। इसको मारने के लिए ऊपर से क्या फेंका? पित्तल। ये हमारी स्टोरी हुई। तो क्या स्टोरी थी? कन्हैया लाल कहाँ खड़े हैं? जमीन पर, हाथ में रात का अंधेरा ना, रात को आए हैं वो लालटेन लेकर। ठीक है, तो हाथ में लालटेन, गले में मणियों की माला, बैठने के लिए मंजा, एक तरफ ऊंचा घर एक तरफ मंजला घर। क्या बोले? कुंकू से आवाज, कुंकू के शब्द निकाल रहे हैं। ऊपर से क्या पड़े उनको? पित्तल। पित्तल के बर्तन फेंके भाइयों ने। ठीक है, अब देखो कोई रहा यहां से? धरती पर खड़े हैं, या धरती और जमीन पर्यायवाची हैं एक दूसरे के, तो धरती दोहरारी, जमीन रो धनी। लालटेन से क्या बनेगा? लील टास। मणि से रमणिया, मणि रमणिया। मंजे से मिंजर, ऊंचा घर, मंजला घर, कुंकू, सबद, पित्तल और पाथल। पित्तल फेंका। करो रीडिंग करो। कन्हैया लाल सेठिया कंप्लीट हुए अपने। हो जाएगा क्या? कितने कवि पढ़ लिए? 3 पढ़ लिए। सबसे पहले कौन किया? कर्नल जेम्स। साथ साथ याद और आपको कर्नल जेम्स की किताब द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की यात्रा। दूसरा बंदा कौन था? सूर्यमल मिश्रण। उनकी किताबों के नाम वीर ससई, वंश भास्कर। 1857 की क्रांति को कौन समर्पित है? वीर ससई। लेकिन इनकी सबसे प्रसिद्ध और बड़ी बुक कौन सी है? वंश भास्कर। प्रसिद्ध वो थी वंश भास्कर, क्रांति को समर्पित थी वीर ससई। बाकी और भी 3-4 किताबें कराई थी अगर याद हो तो। राम रंजात, सती रासो, बलवंत विलास और धातु रूपावली। राम और सती के जो धातु पहने हैं वो बलशाली है, राम और सती के जो धातु पहने हैं वो बलशाली है। तीसरा बंदा कौन पड़ा? कन्हैया लाल सेठिया। कहाँ के रहने वाले हैं?
चूरू के रहने वाले हैं। इनको 2004, 2007, 2012, 2004, 7 और 12 में 3 पुरस्कार मिल चुके हैं। 2004 में क्या मिला है? पद्मश्री। 7 में साहित्य अकादमी पुरस्कार लीलटास किताब के लिए। 2012 में मरणोपरांत राजस्थान रत्न। लगभग 2008 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद इनको मिला था राजस्थान रत्न अशोक गहलोत द्वारा। किताबें इनकी, किताबें बोलो इनकी। अब ये कहानी रहने दो, मन में कहानी चले, मुंह पे शब्द चले। धरती दोरारी, जमीन रो धनी, लीलटास, रमणिया। मणि ना याद हो तो एक रम पी हुई है, याद कर लेना, या तो रम याद कर लेना या मणि याद कर लेना, मणिया। और मिंजर, मिंजर, ऊंचा घर, मंजला घर, कुंकू, सबद, पित्थल और पाथल। प्रसिद्ध किताब कौन सी है? पित्थल और पाथल। किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ से। पित्थल किसके लिए है? पृथ्वीराज राठौड़ के लिए। पाथल किसके लिए है? महाराणा प्रताप के लिए। हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है केसरी सिंह बारठ। नेक्स्ट है केसरी सिंह बारठ। पूरे राजस्थान इतिहास के अंदर एक ऐसा परिवार जिसमें पूरे के पूरे परिवार ने ही, ऐसा परिवार जिसने पूरे के पूरे परिवार ने ही अपने देश के लिए बलिदान दे दिया, वो था बारठ परिवार। शाहपुरा भीलवाड़ा का रहने वाला, शाहपुरा भीलवाड़ा का रहने वाला बारठ परिवार, जिसका पूरा परिवार ही क्रांति के अंदर बलिदान हुआ, बलिदान दिया। केसरी सिंह बारठ। अब ये जो केसरी सिंह बारठ हैं, इनके पिता का नाम है कृष्ण सिंह बारठ। इनके भाई का नाम है जोरावर सिंह बारठ। इनके बेटे का नाम है प्रताप सिंह बारठ। इसका एक भाई और था, उसकी बेटी का नाम है नगेंद्र बाला। कभी भी किसी का परिवार याद करना हो, मेंबर ज़्यादा हो, तो रीजनिंग में सर ने कराया आपको टॉपिक क्या? रिलेशनशिप नहीं कराया अभी? रिश्तेदारी, रिलेशनशिप। एक ही आप टाइम के हो, टाइम पीरियड के, मतलब जैसे भाई बहन, साला, जीजा, तो उनको एक ही रो में रखते हैं। अपने से ऊपर की जनरेशन के हैं माता पिता, तो उनको ऊपर रखते हैं। अपने से नीचे है बेटा बेटी, तो उनको कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं। उससे भी नीचे है पोता पोती, तो और नीचे रखते हैं। लड़का हो तो चौरस बॉक्स लगाते हैं, लड़की हो तो गोल लगाते हैं। अब आपको सर रीजनिंग स्टार्ट कर दिया आपने तो, ठीक है। लड़का हो तो उसके ऊपर क्या बॉक्स लगाते हैं? चौरस। लड़की हो तो ये डायग्राम अगर आपको बनाना आता है तो दूर देख के बता दो कि किसका किससे क्या रिश्ता है। भाई बहन वगैरह होंगे, पति पत्नी होंगे तो एक ही लाइन में बैठेंगे, माता पिता होंगे तो एक स्टेप ऊपर बैठेंगे, बच्चा बेटा बेटी होंगे तो एक स्टेप नीचे बैठेंगे, ठीक है। बस भाई बहन और पति पत्नी में क्या कैसे करना पड़ता है? जैसे मैं बोलूं ए बी का भाई है और बी ए की बहन है, आपको कि सिर्फ भाई बहन भी ऐसे बन गए, पति पत्नी भी ऐसे बन गए, तो क्या करना चाहिए? भाई बहन हो तो सिंगल डंडा लगा दो, पति पत्नी का तो जोड़ा होता है, बीच में क्या लगा दो। तो ये किसका डिफरेंस दिखा रहा है? पति पत्नी का। बाकी रीजनिंग में सर आपको करवा देंगे। तो मैंने इसको एक ही लाइन में बिठाया और दोनों के ऊपर क्या बॉक्स लगाया? चौरस। चौरस का मतलब होता है लड़का। ये दोनों लड़के हैं और दोनों आपस में क्या है? भाई हैं। ऊपर वाले कौन होते हैं? माता पिता। तो ऊपर वाला कौन हो गया? पिता। नीचे वाला कौन हो गया? बेटा। ये बेटे मतलब इसका दूसरा बेटा, या इसका भाई, ये उसकी क्या होगी? बेटी। ये सारे नाम हमने याद रखने हैं क्योंकि ये पूरा परिवार ही क्रांतिकारियों में था, मतलब देश को आजाद कराने के लिए था। केसरी सिंह बारठ के पिता का नाम कृष्ण सिंह बारठ, इसके भाई का नाम जोरावर सिंह बारठ, बेटे का नाम प्रताप सिंह बारठ, पोती का नाम नगेंद्र बाला। नगेंद्र बाला इसकी पोत्री है। आई बात समझ?
तो 19 जब आप भारत का इतिहास पढ़ते हो 1911 में दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ का नाम आता है उसमें। प्रताप सिंह बारठ को पकड़ लिया गया था, ये भाग गया था वहाँ से, ये हाथ आ गया था अंग्रेजों के। अंग्रेजों ने इसको बहुत ज़्यादा कष्ट दिए थे, प्रताड़नाएँ दी थी, ठीक है। मतलब अपने वो चीज़ें मैंने आपको बताया था कि जब वो हम पे जुर्म किया करते थे तो मतलब हम तो उस चीज़ को सुन भी ना सकें, इतने इन्होंने यातनाएं सहन की हुई हैं। जैसे 2-4 दिन पहले अपने बात चल रही थी शंभू सिंह की, किसके बेटे थे? शिवाजी मराठा का बेटा शंभू। औरंगजेब ने उसको पकड़ के 40 दिन तक उसके ऊपर अत्याचार किया था, उसके नाखून तक उधेड़ दिए गए थे, चमड़ी उधेड़ दी गई थी, जुबान को पकड़ के खींच दिया गया था बाहर, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के जो बेटे थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, ठंडी बुर्ज पर उनको ऊपर रखा गया था उसकी दादी के साथ, छोटे छोटे बच्चों को, जहां पर पूरी ठंडी हवाएं आया करती थी, फिर भी उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया था। लास्ट में भी जब वो नहीं माने तो उनको जिंदा, मैं सोच के देखो, जिंदा दीवार के अंदर चुनवाना, एक कहना आसान है, सोच के देखो कि क्या होता है कि जब आपको दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाए तो कितनी मतलब तड़प तड़प के जान निकलती होगी। तो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। तो ऐसे यातनाएं मुगल आए, उन्होंने हमें दी, अंग्रेज आए, उन्होंने हमें इतनी यातनाएं दी। तो प्रताप सिंह बारठ पे भी बहुत ज़्यादा यातनाएं दी गई थी, ठीक है। और फिर प्रताप सिंह जब ये नहीं माना तो इसको एक लालच दिया गया कि तू अपने सभी साथियों का नाम बता दे, तेरी माँ तेरे को घर पर ही तेरा इंतजार कर रही है, हमें नाम बता और तू यहाँ से जा, तेरी माँ का रो रो के बुरा हाल है, तेरा इंतजार कर रही है। तो ये इसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी उस समय, छोटी सी उम्र थी, फिर भी इसने बहुत बड़ी बात बोल दी। कहता मैं अपनी माँ को चुप कराने के लिए हजारों माँओं को रुला नहीं सकता, मैं अपनी माँ को चुप कराने के लिए हजारों माँओं को रुला नहीं सकता, आप मेरे से कितना मर्जी कुछ पूछ लो, मैं अपने साथियों का नाम नहीं बताऊंगा। फिर इस पे भयानक अत्याचार किए गए और जेल में ही इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ऐसे हमारे थे जैसलमेर के सागरमल गोपा, जब उनकी बारी आएंगी पढ़ेंगे अपने, सागरमल गोपा, उनके ऊपर भी बहुत अत्याचार हुए थे। जब वो भी टस से मस ना हुआ तो उनके ऊपर मिट्टी का तेल फेंककर उनको जिंदा जला दिया गया था। सागरमल गोपा को जैसलमेर के थे, ठीक है। एक हुए थे बाल मुकुंद बिस्सा, बाल मुकुंद, ठीक है, राजस्थान के जोधपुर के। उन्होंने जेल में रहते हुए भूख हड़ताल रखी थी क्योंकि कैदियों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा था। उन्होंने क्या रखी थी? भूख हड़ताल, कि हमारे कैदियों को अच्छा खाना दो फिर मैं खाना खाऊंगा। ऐसी भारत लेवल पर हुए थे जतिन दास, जब ये थे अपने शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब इनको जेल हुई थी तो इनके साथ कौन हुए थे? जतिन दास। इन्होंने कहा था जब तक कैदियों को अच्छा खाना नहीं मिलता, कैदियों को खाना क्या दे रहे हो? जो चूहे खा रहे हैं वही खाना आप कैदियों को दे रहे हो, दाल के रूप में बिल्कुल ही पानी आप दे रहे हो, जब तक आप अच्छा खाना नहीं दोगे हम खाना नहीं खाएंगे। तो जो जतिन दास थे वो 64 दिन तक भूखे रहे थे। कितने दिनों तक? 64। इस प्रकार के क्रांतिकारी हुआ करते थे। और जब उनको भूख लगती थी, आंखों से आंसू आ जाते थे भूखे, भगत सिंह, सुखदेव सारी थे भूखे उस समय, तो इन्होंने तो भूख हड़ताल रखी थी, पानी की हड़ताल तो नहीं रखी थी। तो इतने अंग्रेज मतलब हुआ करते थे कि जानबूझकर मटके के अंदर दूध रखते थे कि जैसे ही वो पीने लगे देखा कि ये तो दूध है, अब दूध तो पी नहीं सकता क्योंकि दूध किसके अंदर आता है? अन्न के अंदर आता है। तो फिर वो तड़प तड़प के गिर जाते और दूध का मटका फोड़ देते थे। और एक बार पानी के अंदर मिर्चें डाल दी गई थी, मतलब जान निकलने लगी थी उनकी, लेकिन अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ी। और 64 दिन बाद भूखे रहते हुए उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी जतिन दास की। ऐसी ही मृत्यु हुई थी जोधपुर के अंदर बाल मुकुंद की, उनको कहा गया था राजस्थान का जतिन दास। मतलब ऐसे अंग्रेज लोग अत्याचार करते थे। तो इन्हीं अत्याचारों में कौन मरे थे? प्रताप सिंह बारठ। किनके परिवार से थे? केसी सिंह बारठ। इनकी पोती है नगेंद्र बाला। इनके ऊपर से भी अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है क्या? नगेंद्र बाला। देश आजाद होने के बाद भारत की, पूरे भारत की पहली महिला जिलाध्यक्ष, जिला प्रमुख, जिलाध्यक्ष बोलो या जिला प्रमुख एक ही बात है। भारत की पहली महिला जिला प्रमुख कौन बनी थी? नगेंद्र बाला बनी थी। केसी सिंह बारठ के परिवार से थी।
उनकी पोत्री थी। और प्रताप सिंह बारठ की क्या लगी है? बेटी, भतीजी, भाई की बेटी। भाई की बेटी भतीजी होती है, इसकी बेटी होती तो मैं इसके नीचे डायग्राम बनाता। ठीक है, प्रताप सिंह बारठ की भतीजी, केसी सिंह बारठ की पोती, भारत की पहली महिला जिला प्रमुख थी नगेंद्र बाला, कोटा से। कहां से जिला प्रमुख बनी थी ये? कोटा से। ठीक है जी, तो ये बारठ परिवार है जिन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया था, पूरे परिवार ने। इनका नाम याद रखिएगा। कहां से थे ये लोग? भीलवाड़ा के शाहपुरा से। कहां से? ये पूरा परिवार कहां से था? भीलवाड़ा के शाहपुरा से। लेकिन ये लड़की जिला प्रमुख कहां से बनी थी? कोटा से। ओके, अब अपना मेन था केसी सिंह बारठ की किताब के बारे में पढ़ना। अब केसी सिंह बारठ मेवाड़ के राजा के दरबार में रहते थे। भीलवाड़ा किसके अंदर आता है? मेवाड़ के अंदर आता है। तो ये मेवाड़ के राजा के दरबार में रहते थे। उस समय मेवाड़ का राजा था फतेह सिंह। मेवाड़ का राजा फतेह सिंह इसके दरबार में रहते थे। एक बार क्या हुआ, सन 1903 में अंग्रेज वायसराय लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार का प्रोग्राम रखा। दिल्ली दरबार में क्या हुआ करता था, जो लंदन, हम किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के। कौन से अंग्रेज? अमेरिका के अंग्रेज, ऑस्ट्रेलिया के अंग्रेज या इंग्लैंड वाले अंग्रेज? इंग्लैंड वाले अंग्रेज, उनके गुलाम थे। तो इंग्लैंड का कोई भी राजा या रानी जब भारत आता था तो दिल्ली दरबार रखा जाता था। मतलब दिल्ली में एक बहुत बड़ा दरबार लगाया जाता था। तो पूरे भारत में जितने भी राजा महाराजा होते थे उनको वहां बुलाते थे कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ आकर क्या करो? सेलिब्रेट करो। आ रही है बात समझ? ऐसे 1903 में भी क्या रखा गया था? एक दिल्ली दरबार रखा गया था। फतेह सिंह को भी कार्ड इनविटेशन आया था कि आप आओ दिल्ली में और हमारे साथ सेलिब्रेट करो। तो मेवाड़ का राजा फतेह सिंह कहाँ जाता है? दिल्ली जाता है। दिल्ली जा रहा है। इस बात का पता लगता है इसके दरबार में काम करने वाले केसरी सिंह बारठ को। इसको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये कहाँ का राजा है? मेवाड़ का राजा। और मेवाड़ के वही राजा राणा सांगा, बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, ये वो राजा थे जिन्होंने मरते मर गए, भूखे रह लिए, लेकिन कभी दुश्मन की अधीनता स्वीकार नहीं की। अब हम लोग किसके गुलाम हैं? अंग्रेजों के गुलाम हैं। और तू अंग्रेजों के सेलिब्रेशन में जा रहा है, तेरे को शर्म ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अंग्रेजों के सेलिब्रेशन में सेलिब्रेट करने जा रहा है। तो जब ये यहां से निकला मेवाड़ से, केसी सिंह बारठ ने एक किताब लिखनी स्टार्ट की जिसका नाम था चेतावनी राज चुंगटिया। अच्छे से रट लेना, इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ी भाषा में इसको ये बोला जाता है चेतावनी रा चुंगटिया। ये किताब लिखी और एक व्यक्ति जिसका नाम है राम गोपाल खरवा, इसके हाथों इस बंदे को बोला कि ये किताब किसको पहुंचा? फतेह सिंह को। तो राम गोपाल खरवा के हाथों ये किताब किसको पहुंचाएगी? फतेह सिंह को पहुंचाएगी। इसने ये बुक रास्ते में पढ़ी, दिल्ली जाते वक्त रास्ते में पढ़ी। जैसे ही पढ़ी तो इसके अंदर वही लिखा था कि आपके अंदर स्वाभिमान नाम की आपके चीज ही नहीं है कोई। आप उनके परिवार से रहते हो जो जिन्होंने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, और आप दुश्मनों के सेलिब्रेशन में सेलिब्रेट होने जा रहे हो। तो ये दिल्ली तो पहुंचे, लेकिन दिल्ली पहुंचते पहुंचते इनका स्वाभिमान जाग गया। दिल्ली दरबार में नहीं गए। दिल्ली तो गए, दिल्ली दरबार में नहीं पहुंचे। सिर्फ किस किताब को पढ़कर? चेतावनी राज चुंगटिया। ये बीच में मैं स्टोरी लेकर बैठ गया था, इनको समझाने लग गया आप सभी को। मेन आपने इसकी एक किताब ही याद करनी है बस। केसी सिंह बारठ की किताब का नाम बताओ। चेतावनी राज चुंगटिया किसके लिए लिखी थी? मेवाड़ के राजा फतेह सिंह का स्वाभिमान जगाने के लिए लिखी थी। और ये किताब उनको किसके द्वारा पहुंचाई गई? राम गोपाल खरवा के द्वारा ये किताब पहुंचाई गई। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने 1910 में एक वीर भारत सभा की भी स्थापना की थी। वीर भारत सभा की स्थापना की थी। 1914 से 20 तक जेल में रहे थे और बाद में इनकी डेथ हो गई थी। याद रह जाए तो कोई ना, नहीं तो इतना याद कर लेना, केसी सिंह बारठ की किताब याद कर लेना, चेतावनी राज चुंगटिया। शाहपुरा भीलवाड़ा के रहने वाले थे। भीलवाड़ा मेवाड़ के अंदर आता है। तो किसके दरबार में काम करेंगे? मेवाड़ के राजाओं के दरबार में काम करेंगे। तो मेवाड़ का राजा कौन था उस समय? फतेह सिंह था।
करिए, रीडिंग करिए इसको। कितने, 4 हो गए क्या? 5वें हैं श्यामल दास ददीवाड़िया। श्यामल दास ददीवाड़िया ये भी भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। भीलवाड़ा के ही हैं केसी सिंह बारठ, पूरा बारठ परिवार, केसी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, सब ये पूरा बारठ परिवार कहाँ का था? भीलवाड़ा का। भीलवाड़ा के ही हैं श्यामल दास ददीवाड़िया। श्यामल दास ददीवाड़िया तो ये भी किस राजाओं के दरबार में काम करेंगे? मेवाड़ के राजाओं के दरबार में। ये एरिया किस में आता था? मेवाड़ में। जैसे ये सूर्यमल मिश्रण किधर थे? बूंदी के रहने वाले थे, तो बूंदी में कहते थे हड़ौती राजा। ये किन के दरबार में काम करते थे? हड़ौती के राजा के दरबार में काम करते थे। और हड़ौती के किस राजा के दरबार में काम करते थे? राम सिंह हाड़ा। राम सिंह करवाया ना आपको मैंने। तो ये मेवाड़ के राजाओं के दरबार में काम करते थे। तो श्यामल दास ददीवाड़िया, श्यामल दास ददीवाड़िया ने 3 राजाओं का समय देखा, शंभू सिंह, सज्जन सिंह और फतेह सिंह। 3 राजाओं का समय देखा। कई बार कुछ राजा की मृत्यु जल्दी हो जाती थी ना, जैसे इसका कार्यकाल छोटा था, ये तो ये रहा, इसका कार्यकाल भी क्या था? छोटा था। तो इसके होते होते मेवाड़ की गद्दी पर कितने राजा बदल गए? 3। इसने कितने राजाओं का कार्यकाल देखा? 3 राजाओं का कार्यकाल देखा। किसने? श्यामल दास ददीवाड़िया, ढोलकिया गांव भीलवाड़ा के। ढोलकिया गांव भीलवाड़ा के रहने वाले थे। मेवाड़ के 3 राजाओं का समय देखा। इनकी एक किताब याद कर लेना बस, वीर विनोद। बहुत बड़ी किताब है, बहुत फेमस किताब है। इनकी किताब का नाम क्या है? वीर विनोद। वीर विनोद इतना भी याद कर लोगे तो बहुत है। बाकी इसकी जानकारी लेनी है तो इसके अंदर 2259 पेज हैं। पृष्ठ कितने हैं? 2259। कितने खंडों में बंटी हुई है? 4 खंड हैं इसके। लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। किस लिपि में लिखी हुई है? देवनागरी लिपि है। 4 खंड हैं, 2259 पेज हैं। और कब ये इसको प्रकाशित किया गया? 1892 में इसको रचित किया गया। 3 राजाओं के समय लिखा। शंभू सिंह के समय तो इसने ये बुक लिखनी प्रारंभ की। सज्जन सिंह के समय बहुत ज्यादा लिखी, सर्वाधिक लिखी। फतेह सिंह ने हालांकि इसको पहले रोक लगा दी थी, लेकिन कंप्लीट किस राजा के समय की? फतेह सिंह। इतना पूछते नहीं है वैसे। किताब लिखनी कब स्टार्ट की? जब राजा कौन था? किस राजा के समय बहुत ज्यादा लिखी? किस राजा के समय कंप्लीट हुई? फतेह सिंह। ठीक है, याद होता है तो कर लेना। बाकी जैसे आपके एग्जाम में BSTC वगैरह इतना पूछते नहीं। आपने तो मेन यही याद रखना है, श्यामल दास ददीवाड़िया की किताब कौन सी है? वीर विनोद। वीर नाम से 2 पढ़ ली, वीर सतसई, वीर विनोद। वीर सतसई और वीर विनोद। वीर सतसई किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की। 7 वीर, वीर सतसई। वीर विनोद किसकी है? श्यामल दास ददीवाड़िया। श्यामल दास ददीवाड़िया को 2 उपाधियां प्राप्त थी। एक तो इन्हें कहा जाता था केसर ए हिंद। ये एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कर्नल इम्पी ने इनको उपाधि दी थी। कर्नल इम्पी। कर्नल इम्पी ने इनको क्या उपाधि दी थी? केसर ए हिंद। एक राजा सज्जन सिंह, सज्जन सिंह ने इनको उपाधि दी थी कवि राजा। ये उपाधि इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इनका पूरा नाम ही ये है, कवि राजा श्यामल दास ददीवाड़िया। कवि राजा, कवि राजा की उपाधि किसने दी थी?
सज्जन सिंह ने। सज्जन सिंह ने इनको कवि राजा कहा था, कवियों का राजा। और एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट था जिसका नाम क्या था, उन्होंने क्या कहा था, केसर ए हिंद। ये हमारे कंप्लीट हुए श्यामल दास द दिवाड़िया। सुना दो मेरे को, श्यामल दास द दिवाड़िया का संबंध कहाँ से है, भीलवाड़ा। गांव पूछते नहीं, पूछ ले तो ढोलकियाँ ना याद रहे सर, ढोलकियाँ याद नहीं रहता, ट्रिक बना लो। द दिवाड़िया में आ गया दूध, जो दूध बेचने वाला आता है वो दूध किस में डाल के लाता है, ढोलकियों में। द दिवाड़िया दूध बेचने वाला ढोलकियों में दूध लेकर आता है। ढोलकिया गांव भीलवाड़ा के रहने वाले थे। कितने राजाओं का समय देखा, शंभू, सज्जन, फतेह, बस। किताब का नाम वीर विनोद, उपाधियों का नाम केसर ए हिंद और कवि राजा। इंपॉर्टेंट है कवि राजा। कवि राजा किसने कहा था, सज्जन सिंह ने, इसलिए इनका पूरा नाम बनता है कवि राजा श्यामल दास द दिवाड़िया। किताब है वीर विनोद। रीडिंग करो, हो गया। एक आधा और कर लेते हैं बस, करा दूं क्या, एक करा दूं या बहुत है, एक और कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं। करिए रीडिंग करिए, एक लास्ट करते हैं। छह नंबर है विजयदान देथा। 6 नंबर है विजयदान देथा। ये आज अपने लास्ट हैं, 6 करेंगे, अच्छे से याद कराना। छठे हैं विजयदान देथा, जोधपुर के बोरुंदा गांव के। चलते हैं जोधपुर, वापस रिपीट करा दूं। जो कर्नल जेम्स टोड थे उनका राजस्थान से कोई लेना देना नहीं। कहाँ से आए थे, लंदन से। चूरू वाला करा दिए एक तो, कन्हैया सेठिया। एक बूंदी वाले करा दिए, सूर्यमल मिश्रण। 2 भीलवाड़ा वाले करा दिए, केसरी सिंह बारठ, श्यामल दास दे दिवाड़िया। एक कौन सा करा रहा हूं अभी, जोधपुर। जोधपुर के बोरुंदा गांव के रहने वाले हैं विजयदान देथा। विजयदान देथा जोधपुर के बोरुंदा गांव के। इन्हें भी 2007 और 2012 में 2 पुरस्कार मिल चुके हैं। 2007 में तो मिल चुका है पद्मश्री। 2012 में कौन सा रत्न स्टार्ट हुआ था, राजस्थान रत्न। एक तो कन्हैयालाल सेठिया को मिला, एक इसको मिला। 2007 में इनको पद्मश्री मिला, 2012 में इनको राजस्थान रत्न मिला। 2 पुरस्कार मिल चुके हैं। इन्हें साहित्य जगत में, साहित्य के जो इनके दोस्त थे वो इसे बिज्जी कह के पुकारते थे, प्यार से क्या कहते थे, बिज्जी, बिज्जी कहते थे। अब इनकी किताबें छोड़ो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह है एक पेड़, कौन सा पेड़ है, पीपल का। पीपल कहानी हर बार पीपल का थोड़ी बनाएंगे अपने। ये एक अनोखा सा पेड़ है, ठीक है, ये एक अनोखा पेड़ है। इस पे अब ये ना फेंकता बहुत था, सच में नहीं फेंकता था, अपने कहानी बना रहे हैं। ये एक दिन आके कहता ना मैंने रात को एक सपना देखा। मैंने कहा क्या सपना देखा तूने, कहता मैंने सपना देखा मैं पेड़ पे बैठूंगा। पेड़ भी अनोखा, मेरे को पता नहीं लग रहा कौन सा पेड़ है, पीपल का है या क्या है, एक अनोखा सा पेड़ था। मैं इस पेड़ के ऊपर बैठ गया, नीचे देख रहा हूँ, नीचे ताड़ रहा हूँ कि नीचे क्या हरकतें हो रही हैं। नीचे खड़े हैं मेरे फादर साहब, मतलब मेरा बाप, ये मेरे बाप खड़े, ठीक है। हिटलर आया। पहले तो मैंने कहा यार हिटलर तूने देखा है, हिटलर तो बहुत पहले की बातें हैं। कहता नहीं मैंने सपने में देखा कि कौन आया, हिटलर आया, ठीक है। हिटलर आया 3 बंदों को लेकर, हिटलर के साथ 3 जने थे। इन तीनों ने आकर मेरे बाप की क्या कर दी, हत्या, दुलाई, मेरे बाप की हत्या कर दी। ये हिटलर ये बोल रहा है
विजय दान। विजय नाम का लड़का कहता, मैं एक पेड़ पे बैठा था, नीचे मेरा बाप खड़ा था, हिटलर 3 लोगों को लेकर आया और मेरे बाप की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब मेरा दर्द किसी को नहीं पता लग रहा कि मेरे पे क्या बीत रही है, मैं अपनी माँ का बदला लेके रहूंगा। मैंने कहा तू कम फेंका कर, हत्या तो हुई है तेरे बाप की, इतने झूठ भी कौन फेंकता है, और कह रहा है कि मैं अपनी माँ का बदला लेके रहूंगा। तो विजय ने क्या कहा, मैंने एक सपना देखा, अनोखे पेड़ पर मैं बैठा था, मैं नीचे ताड़ रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने देखा कि मेरे बाप को हिटलर के 3 हथियारों ने आकर मार दिया। अब मेरा दर्द कोई नहीं जानता, मैं अपनी माँ का बदला लेके रहूंगा। अब देखो इसकी किताबें देखो, अनोखा पेड़ लिखा है, क्या अनोखा पेड़, स्वप्न लिखा है, स्वप्न, सपन प्रिया, सपन प्रिया, ताड़ लिखा है, ताड़, ओके। बापू के 3 हथियारे लिखा है, हिटलर लिखा है, हिटलर, मेरा दर्द ना जानने कोई, ठीक है, और मारो बदलो। होगी किताबें याद, ठीक है। ये जोधपुर वाला विजय हमें कहानी सुनाते हैं, ठीक है, कि मैंने सपना देखा कि मैं नीचे ताड़ रहा था, हिटलर के साथ 3 बंदे आए, मेरे बाप को मार दिया और मैं अपनी माँ का बदला लेके रहूंगा। ठीक है, ये अपने 6 हो गए। रीडिंग करिए इसकी।